नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रारंभ की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हमने मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, यानी कि यूं कहें कि मैट्रिक्स एक्सरसाइज का हमने अध्ययन किया था। अब उससे आगे जो अपनी एक्सरसाइज है वो है सारणिक डिटर्मिनेंट। ये भी मैट्रिक्स से ही जुड़ी हुई है। सबसे पहले देखते हैं सारणिक है क्या। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ए यूनिक वैल्यू एक यूनिक वैल्यू जो होती है, लेकिन वो एसोसिएटेड किससे होनी चाहिए? एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एक यूनिक वैल्यू, एक यूनिक का मतलब हम ये कह सकते हैं अद्वितीय, एक अद्वितीय मान जो किससे जुड़ा हो? एक वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ा हो। यानी कि सीधी सी बात ये है कि मैट्रिक्स का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। अगर हमने मैट्रिक्स पढ़ी है तो हमें सारणी को पढ़ने में आसानी होगी। है क्या? एक्चुअली देखो, ये जो हमारा संकेत था, ये हमारा संकेत मैट्रिक्स के लिए था, बड़ा कोष्ठक। और जो सारणी के लिए, डिटरमिनेंट के लिए संकेत आता है वो आता है इस प्रकार से। इसको हम कह सकते हैं ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि जिस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा कोष्ठक हम अप्लाई करते थे, उसी प्रकार से सारणी का मान ज्ञात करने के लिए, सारणी के लिए हम दो खड़ी लाइनें, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो मॉडुलस होता है, जिस प्रकार से मॉडुलस का साइन होता है, उसी प्रकार से सारणी के भी दो ये खड़ी लाइनें हम संकेत के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मापांक ही सारणिक है, इन दोनों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूं कि इसका मापांक, इसका जो मापांक आता है वो 3 आता है, और सारणिक जो है, सारणिक 3 का मान, इसका मान भी 3 आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूं कि -3 का मापांक, अगर मैं यहाँ -3 का मापांक लगा देता हूं तब इसका मान 3 आएगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि सारणिक डिटरमिनेंट -3 का मान, तब इसका जो मान आता है वो -3 ही आता है। कहने का मतलब क्या है कि मापांक और सारणिक एक चीज नहीं है। मापांक के अंदर केवल एक वैल्यू होती है, सारणिक में हमें 1 2 3 4 इस प्रकार से ये दो क्रम की 2x2, जिसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ साथ में आते हैं, वो एक 2x2 क्रम की सारणी कहलाती है। एक चीज यहाँ पे ये कि मैट्रिक्स जो होती है वो m गुणा n ऑर्डर की होती है, यानी कि उसमें m पंक्तियां और n स्तंभ आते हैं। लेकिन जो सारणी होती है वो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स से ही बनाई जाएगी। यानी कि अगर आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है तो उसकी जो एक यूनिक वैल्यू आएगी जो उस वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है, वो सारणिक होगी। यानी कि सारणी के लिए ये आवश्यक है कि वो वर्ग होनी जरूरी है, स्क्वायर डिटरमिनेंट, यानी कि जो भी डिटरमिनेंट आएगी वो अपनी वर्ग होगी। ऐसे नहीं है कि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने इसको इसमें लिखा है तो ये एक सारणिक नहीं कही जाएगी, यानी कि हम इसको सारणिक नहीं कहेंगे। दूसरी चीज, मैट्रिक्स जो होता है उसका कोई मान नहीं होता है। मैट्रिक्स आव्यूह जो है उसका कोई मान नहीं होता है, केवल और केवल संख्याओं का निरूपण होता है। जबकि अगर ये एक सारणिक है, जैसे 1 2 3 4, तो इसका एक मान प्राप्त होगा और वो मान अद्वितीय प्राप्त होगा। चाहे हम किसी भी विधि से, आगे हम देखेंगे इसको सरल करने की या इसका मान ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सभी विधियों से इसका मान ज्ञात करेंगे, एक यूनिक वैल्यू आएगी, एक अद्वितीय मान प्राप्त होगा। जबकि मैट्रिक्स जो है उसका कोई मान प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं हम सारणी के मान की, कि सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमें देखते हैं कि हमने जो सारणी ली है वो कौन से क्रम की है। जैसे मैं बात करता हूं एक क्रम की सारणी का मान, एक क्रम की सारणी का मान का मतलब, जैसे मैंने ये लिखा 1 3, सारणी ए जो है 5, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान आए। 1 है, इसमें एक ही पंक्ति और एक स्तंभ है,
तो ये एक क्रम की सारणी हो गई। तो इसका जो मान आता है वो वही मान होगा जो उसके अंदर लिखा हुआ है, दोनों लाइनों के बीच में जो मान है वो एक क्रम की सारणी का मान है। साधारण सी बात है। अब बात करते हैं दो क्रम की सारणी का मान। यहाँ पे क्रम का मतलब ये है कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो कि बराबर होती है वो कितनी है। जैसे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। 3 आएगा तो 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो दो क्रम की सारणी, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 1 2 3 4, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, जिस प्रकार से हम वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही मुख्य विकर्ण या आगे वाला विकर्ण है इसके अवयवों को गुणा करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और पश्च जो विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करते हैं। यानी कि 1 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3, 1 को 4 से माइनस 2 गुणा 3। ये आपकी दो क्रम की सारणी का जो मान है वो ज्ञात इस प्रकार से हम करेंगे। तो यह आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस के 2। कहने का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ए एक सारणिक है जो कि है A1 A2 B1 B2। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, जो कि इस सारणी का मान कहलाता है। जैसे यहाँ दी गई है 1 2 3 4, तो इस सारणी का मान कितना है, इस सारणी का मान हमें -2 प्राप्त होता है। मुख्य विकर्ण जो अग्र विकर्ण है इसके अवयवों, ये 1 2 3 4 इसके अवयव कहलाते हैं। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, माइनस जो ये पश्च विकर्ण है इसके अवयवों को गुणा करने पे जो इनका अंतर आया है वो आपका दो क्रम की सारणी का मान कहलाता है। हमारे कोर्स में एक क्रम, दो क्रम और अधिकतम 3 क्रम की सारणी का मान हमें ज्ञात करना आता है। या हमारे कोर्स में हम ये कहें कि 3 क्रम की सारणी तक का मान हम ज्ञात करते हैं, तो 2 क्रम तक की सारणी का मान ये रहा। पहले एक क्रम की सारणी का मान एकदम आसान है, जो वैल्यू है वो क्यू आ जाएगी। 2 क्रम की सारणी का मान हमें केवल मुख्य विकर्ण या हमें केवल विकर्ण के अवयवों के गुणनफल का अंतर करना है। और ये अंतर आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले आप इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करना है। हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को पहले लेकर चलना है और इनका तिरछा गुणा, जैसे वज्र गुणा करते हैं उस प्रकार से वज्र गुणा करके इनका मान ज्ञात करते हैं। अब तीसरा रह गया 3 क्रम की सारणी का मान। तो 3 क्रम की सारणी का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, 3 क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने के लिए 3 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। तीन क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। 3 क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने के लिए मैं पहले एक सारणी लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो आसान सा है, थोड़ा सा समझने से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मुख्य जो पहला अवयव है उसको लेते हैं और इसको इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। देखो जैसे मैंने 1 को लिया तो 4 और 7 को छुपा लिया और 2 और 3 को छुपा लिया, बचा क्या 5 6 8 9, वो मैंने एक सारणी के रूप में लिख दिया। आया समझ में? फिर से देखो, मुझे यहाँ से प्रारंभ करना है और मैंने इसको छुपाया है और मैंने इसको छुपाया है। अब मैंने क्या किया, जो बचे हुए अवयव है 5 6 8 9, उनको एक 2 क्रम की सारणी के रूप में यहाँ लिखा है। इसके बाद में मुझे अल्टरनेट साइन यानी कि प्लस माइनस, तो यहाँ ये प्लस का मैंने लिया है तो यहाँ मैं माइनस लिख के आगे वाला अवयव यानी कि 2 लूंगा। और 2 लेने के बाद में ठीक वही प्रक्रिया यहाँ अप्लाई करनी है कि 2 के संगत स्तंभ और पंक्ति को मुझे हाइड करना, छुपाना है। तो मैं इसको छुपा लूंगा और इसको छुपा लूंगा। अवयव बचेंगे 4 7 6 9, तो इनको मैं लिख दूंगा 4 6 7 9। उसके बाद में नंबर आता है 3 का, तो प्लस माइनस प्लस और ये 3 और 3 के संगत अवयवों को छुपा के 4 5 7 8,
4 5 7 8 इन अवयवों को यहाँ लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले 3 क्रम की जो सारणिक है उसको 2 क्रम के अंदर चेंज करना है, जो कि हमने अभी यहाँ पे चेंज किया है। अब देखो चेंज करने के बाद में जिस प्रकार से ये 1 है तो पहले मैं 5 को 9 से गुणा करूंगा और 8 को 6 से गुणा करूंगा और ये 1 बाहर रह जाएगा, 1 यहाँ रह गया बाहर, और 5 गुणा 9 माइनस 8 गुणा 6 ये अपना इस ब्रैकेट में आ गया। इसके लिए हम छोटा कोष्टक भी काम में ले लेंगे, एक ही बात है। उसके बाद में ये -2, 4 को 9 से गुणा किया, -7 को 6 से गुणा करेंगे। जिस प्रकार से हम 2 क्रम की सारणी को हल करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 क्रम की सारणी है। सबसे पहले 3 क्रम की सारणी थी, उसको हमने 2 क्रम की सारणी में बदला और 2 क्रम की सारणी का मान हमें ज्ञात करना आ रहा है, तो हम 2 क्रम की सारणी से इसको हल कर रहे हैं। तीसरा +3, 4 को 8 से गुणा करेंगे, -7 को 5 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक सारणी जो थी उस जो कि 3 क्रम की थी उसको पहले 2 क्रम में चेंज किया। 2 क्रम में चेंज करने का तरीका फिर से देखते हैं। जो पहला अवयव है उसके संगत पंक्तियों और स्तंभों को हम छुपा लेते हैं, जो पंक्तियां हैं स्तंभ उनको छुपा लेते हैं, और छुपाने के बाद में जो अवयव बचेंगे, जैसे यहाँ 5 6 8 9 बचे हैं, इनको एक सारणी के रूप में लिख देंगे। साथ में ध्यान रहे जो अवयव 1 है ये इसके साथ में गुणा हो रहा है। दूसरा, अगर मैं दूसरे अवयव यहाँ से बात करूँ उसके बाद में, तो इसको और इसको हाइड कर लूंगा। साथ में चिन्ह जो है वो अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह जो है वो परिवर्तन हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं। 5 को 9 से गुणा करेंगे 45, माइनस 8 को 6 से करेंगे 48, -2, क्योंकि यहाँ एक मैंने नहीं लिखा है, 1 से गुणा करने की संख्या वही आ जाती है, लेकिन जरूरत नहीं है, और अगर लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है। आगे 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, माइनस 7 को 6 से करेंगे 42, +3, 8 को 4 से करेंगे 32, माइनस 7 को 5 से करेंगे 35। यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे है 45 में से 48 गए, -3, और -3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये -3। यहाँ बचे हैं -6, और -6 को -2 से हमें गुणा करना है, तो ये आ जाएंगे +12। इतने मैथमेटिक्स आप सभी जानते हैं कि 36 - 42 -6, और -6 को -2 से गुणा करेंगे +12। आगे देखते हैं, +32 में से 35 जाएंगे तो -3 बचेंगे, और -3 को +3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे -9। कहने का मतलब हमारे पास आ गया 12 - 12 यानी कि 0। तो सीधी सी बात है, इस सारणी का जो मान आएगा वो हमें 0, हर केस में संभव नहीं है कि हर सारणी का मान हमें 0 ही मिलेगा। इस सारणी का मान जो कि 1 से लेकर 9 तक है, उस सारणी का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, सारणी का मान 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि 0 आ गया तो क्या होगा, 0 भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था यूनिक वैल्यू, एक अद्वितीय मान, तो ये भी एक 0 भी क्या है, एक मान है। तो इस प्रकार से इस सारणी का हमें एक मान प्राप्त हुआ है। अब बात है कि जब हमने इसको सरल किया यहाँ से, तो हमने सबसे पहले यह अवयव लिया। अब बात है कि क्या जरूरी है हम इसी अवयव से प्रारंभ करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक साधारण सा तरीका है कि हम पहले इस अवयव को लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम इसको दूसरे तरीके से सरल कर सकते हैं। वो तरीका और देखते हैं कि वो तरीका क्या है। ये जो तरीका है ये आपकी प्रसार विधि कहलाती है, यानी कि हम इसको प्रसार कर रहे हैं। अभी जो हमने प्रसार किया था वो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार था, यानी कि अभी जो हमारा प्रसार था वो था प्रथम पंक्ति के अनुदिश। अब हम बात कर रहे हैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश, यानी कि प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर। देखो पहला जो कॉलम है, ये रहा पहला कॉलम,
इसके अनुदिश हम प्रसार करेंगे। तरीका वही है, हमें प्लस माइनस प्लस लेकर चलना है, यानी कि हम अल्टरनेट चिन्हों को लेकर चलेंगे और जिस प्रकार से हमने पहले सॉल्व किया था उसी प्रकार से अब सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं पहले स्तंभ की बात करता हूँ तब भी एक ही आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा एक। उसके बाद में मैं इसको हाइड करूंगा और इसको हाइड करूंगा, तो मेरे पास बचा है 5 6 8 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 6 8 9। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे, हम प्रथम कॉलम ले रहे हैं तो फिर आएगा नंबर 4 की बारी, तो 4 की बारी आएगी, उससे पहले मैं लिखूंगा माइनस का 4। माइनस का इसलिए क्योंकि हमें अल्टरनेट साइन लेकर ही चलना है, चाहे हम पहली पंक्ति के अनुदिश करें, पहले स्तंभ के अनुदिश करें, दूसरी पंक्ति के अनुदिश करें, दूसरे स्तंभ के अनुदिश करें, तीसरी पंक्ति के अनुदिश करें या तीसरे स्तंभ के अनुदिश करें, तो हम अगर किसी भी तरीके से करते हैं हमें ऐसे ही लेकर चलना है, प्लस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, अगर आप दूसरी पंक्ति को लेकर चल रहे हो तो हमें पता है यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लस यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो प्लस माइनस प्लस, और जब यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आना है और यहाँ प्लस आना है, और यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आना है, यहाँ माइनस आया, इसको भी लेके हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम प्रथम जो स्तंभ है उसको अगर हमने लिया है तो उसको देखते हैं कि हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश कैसे प्रसार कर रहे हैं। तो जब एक की बारी आई तो हमने कह दिया भाई बाकी बचे हुए ले लिया। अब बारी आती है 4 की, तो मैं 4 वाली जो रो है और कॉलम है उसको हाइड करूंगा, तो इसको हाइड करने के लिए मेरे पास बचा 2 3 8 9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 3 8 9। उसके बाद में नंबर आता है 7 का, तो वैसे ही प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 7, और इसके आगे मैं लिख दूंगा, जब मैं 7 वाली रो और कॉलम को हाइड करता हूँ, 7 वाली रो और कॉलम को हाइड करने पे मेरे पास क्या आ गया 2 3 5 6, यानी कि ये वाले जो शेष बचे अवयव है 2 3 5 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 3 5 6। अब मुझे इस सारणी को सोल्व करना है, और जब मैं इस सारणी को सोल्व करूंगा तब भी इसका मान 0 ही आएगा। ये कार्य आप खुद भी कर सकते हैं, देखो कैसे, 5 को 9 से गुणा करके, माइनस 8 को 6 से गुणा करना है, 1 से गुणा करने का मतलब कुछ है नहीं, फिर 2 को 9 से, 8 को 3 से, जो मान है उसको -4 से गुणा करना है, उसके बाद में 2 को 6 से और 5 को 3 से। इस प्रकार से आप सरल करोगे तब इसका मान भी हमें 0 प्राप्त होगा। एक दूसरा और तरीका इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया है, आप ये ले सकते हो कि द्वितीय स्तंभ के अनुदिश, द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, देखो द्वितीय स्तंभ कौन सा है, यानी कि सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये है 2 5 8 वाला। अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो ये ध्यान रहे हमें जो चिन्ह है वो प्लस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस से स्टार्ट होगा। आप ऐसा मत कर देना कि हमने जो पहला अवयव जो लिया इसको प्लस से करना है, ऐसा नहीं होगा। अगर हम पहला अवयव भी ले रहे हैं लेकिन ले किसका रहे हैं, इसका दूसरे स्तंभ का, तब भी हमें यहाँ से ही चलना है कि ये क्या आएगा, ये माइनस आएगा, और जब ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, यानी कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा -2, उसके बाद मैं इसको हाइड करूंगा और इसको हाइड करूंगा, मेरे पास बचेगा 4 6 7 और 9। इसके बाद में बारी आएगी 5 की, तो माइनस आ गया, आगे क्या आएगा प्लस 5 आने के बाद में इसको हाइड करूंगा और इसको हाइड करूंगा, 1 3 7 9, तो 1 3 7 9 ये आ जाएगा। इसके आगे वाला आएगा 8, वो आएगा माइनस का 8 आने के बाद मैं इसको हाइड करूंगा और इसको हाइड करूंगा, क्या बचेगा 1 3 4 6, यानी कि 1 3 4 6। अब मैं इसका मान ज्ञात करता हूँ कि इसका मान कितना आता है, तो इसका मान ज्ञात करें तो -2, 9 को 4 से करेंगे 36, 7 को 6 से करेंगे 42, प्लस 5 आ गया, 1 को 9 से किया 9, 7 को 3 से किया 21, -8, 6 को 1 से किया 6, 4 को 3 से किया 4 के 12। अब देखो यहाँ पे 36 में से 42 गए, माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 36 में से 42 गए, यहाँ लिख देता हूं मैं 6, लेकिन माइनस के, +5 9 -21, तो ये कितने बच गए माइनस के 12। अब माइनस के 8 और ये कितने हैं माइनस के 6। चेक करते हैं, माइनस के 2 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे, प्लस के 12 आ गए, माइनस के 2 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे, प्लस के 12,
माइनस के 60 और प्लस के 48। तो यहाँ देखते हैं प्लस के 48 और प्लस के 12 मिलके कितने हो गए, प्लस के 60 और आगे क्या है माइनस के 60, यानी कि 60 माइनस 60 बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से इसका प्रसार करें, एक बार जो मान हमें प्राप्त हो गया वही मान हमें बार बार प्राप्त होगा, चाहे हम प्रथम स्तंभ के अनुदिश करें, द्वितीय स्तंभ के अनुदिश करें, हम तृतीय स्तंभ के अनुदिश करें, प्रथम पंक्ति के अनुदिश करें, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश करें या तृतीय पंक्ति, यानी कि इन 6 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अगर हम उपयोग में लें तो सभी से मान समान आएगा। अब बात आती है कि भी हम कैसे पता लगाएंगे हमें कौन सा तरीका करना है। तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसी भी एक तरीके से। लेकिन कई बार सारणिक में क्या है, एक पर्टिकुलर तरीका अप्लाई करने से उसका मान हमें आसानी से प्राप्त होता है और जल्दी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए मैं एक सवाल यहां ले रहा हूं, जैसे मैंने ये लिखा ये एक सारणिक है 1 2 3 1 0 0 2 3 4 और आपसे ये कह दिया कि इसका मान ज्ञात करो। करने को तो आप पहली पंक्ति भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हम दूसरी पंक्ति को लेके चलेंगे। कारण देखो उसका बता रहा हूं, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, द्वितीय पंक्ति कौन सी, ये वाली, स्टार्ट कहां से होगा माइनस से, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस, तो माइनस का 1 और उसके बाद में इसको हाइड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, बचेगा 2 3 3 4 2 3 3 4। इसके बाद में क्या करेंगे प्लस, फिर करेंगे हम 0। अब यहाँ कुछ भी संख्या आए, कुछ भी संख्या आएगी उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक बार मैं लिख देता हूँ, संख्या क्या आएगी 1 3 2 4, फिर मैं करूंगा -0 और यहाँ भी संख्या लिखूंगा तो मैं इसको ऐड करूंगा 1 2 2 3। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ कोई भी संख्या आएगी उसको 0 से गुणा करते ही ये मान 0, यहाँ कोई भी संख्या आएगी उसको 0 से गुणा करते ही ये मान 0, यानी कि इन दो का कोई मतलब यहाँ नहीं रहा, केवल बच गया 1। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, -3 को 3 से करेंगे 9, 8 -9 यानी कि माइनस का 1 और माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब हम किसी भी तरीके से करें इसका मान हमें सदैव 1 ही प्राप्त होगा। तो कहने की बात इतनी सी है कि चाहे हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर इसको सरल करें, हमेशा एक ही मान, हमें एक का मतलब एक यूनिक वैल्यू है द्वितीय एक, जैसे इसमें एक ही मिल रहा है, पिछले वाले में 0 ही था, तो किसी भी तरीके से करें हमें 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से तृतीय क्रम की, थर्ड ऑर्डर की जो सारणिक है उसका जो मान है हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके और भी तरीके हैं ज्ञात करने के, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज भी है सारणी की, उसका अध्ययन भी हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए हमें यही देखना है कि 1 क्रम 2 क्रम और 3 क्रम की सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।